पिक्चर चालू करो बे। इस बार दावा बड़ा जबरदस्त किया जा रहा है, एनडीए 400 पार। गौरव जी, क्या एनडीए 400 पार हो जाएगी? सभी को नमस्कार। और एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, कोई ऐसी ताकत नहीं बनी है जो नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोक दे, क्योंकि उनने अपना तीसरा जो टर्म है वो कमाया है अपनी मेहनत से। और असंभव को जो संभव कर दे, असंभव को जो संभव कर दे, उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और जब मैं आपके समक्ष आता हूं तो मैं बताना चाहूंगा, ये उधर खड़े हैं इंडिया अलायंस वाले, कहते थे अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ। अब हटा दिया तो कहते हैं क्यों हटा दिया, बहुत दर्द हो रहा है। असंभव था, संभव किया नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बात, भव्य राम मंदिर, ताने कसते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम कहते हैं मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है और तुमको भी बुलाया है। लेकिन पुण्य किए होते तो जा पाते, डर गए और वहां जा भी नहीं पाए। तीसरी बात, हमारा संविधान कहता है अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 75 साल 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, हिम्मत नहीं हुई कि लागू कर पाए, वो भी लागू किया। असंभव को संभव कर दिया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। उत्तराखंड में लागू हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं, 30 सेकंड और 30 सेकंड में ही सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, जब जीतेंगे मोदी 4 जून को इटली जाना पड़ेगा कार्टून को। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो, आप देखिएगा 4 जून स्वर्णिम युग जो चल रहा है, मोदी जी आगे बढ़ाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे, जिसमें दम हो रोक के दिखा दे। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। प्रियंका जी, इट्स योर टर्न। क्या आपको चुनेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं उनके स्तर तक तो गिर नहीं सकती हूं जहां किसी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को कार्टून कह दूं। इतना तो सम्मान मैंने सीखा है, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। दूसरी बात मैं कहूं, उन्होंने अपने शुरुआती कमेंट में कहा दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो नरेंद्र मोदी जी को हरा पाए। तो यानी आप कह रहे हैं इलेक्शन में जनता के पास कोई ताकत ही नहीं है, जनता निर्णय ही नहीं ले सकती है, निर्णय जो लेगा वो ईवीएम लेगा और ईवीएम को आपने सेट कर दिया है, इसलिए आप इस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। भाई साहब, जनता की ताकत को अंडरमाइन मत करिए। जनता ही है, जनता जनार्दन ही है जिसने इंडिया शाइनिंग को भी धूल चटाई थी। उन्होंने कहा था जिस तरीके का चुनावी प्रचार आपने किया था, जनता ने ही आपको बाहर का रास्ता भी दिखाया। अभी इस डिबेट से पहले मैंने एक हमारे जो सुधांशु जी हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड बूस्टर। आपको याद दिला दूं, थर्ड बूस्टर जो था ना वो ऑप्शनल था, वो कंपलसरी नहीं था। तो हो सकता है फर्स्ट 2 राउंड ये जीत गए हों, थर्ड राउंड में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और मैं इस कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूं कि मैं जनता की ताकत को कभी अंडरमाइन नहीं करूंगी। जनता जनार्दन है, वो भुक्तभोगी है, वो देख रही है महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, जिस तरीके से महिलाओं पर बढ़ता हुआ वार हो और बेरोजगारी हो, वो जनता देख रही है और जनता ही इसका निर्णय लेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज ही मैं सवेरे जब मैं आ रही थी दिल्ली, मुंबई से दिल्ली आ रही थी, वहां पर सबसे पहले अखबार में जो फ्रंट पेज हेडलाइन थी वो ये था, जो 70,000 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सिंचाई घोटाले में, आज सवेरे ही उनको क्लीन चिट दे दी गई है। ये होता है भ्रष्टाचार। जब प्रजातंत्र को ही आप खत्म करने की कोशिश करो, जब संविधान को ही मिटाने की कोशिश करो, इससे बड़ा देश के खिलाफ भ्रष्टाचार कुछ और हो ही नहीं सकता जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के सामने रखा है। इसलिए इनकी बात है। सही पकड़े हैं। गौरव जी, आपकी पार्टी बार बार ये कहती है कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, हम असली सनातनी हैं, वो नकली सनातनी हैं, वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले हैं। ये असली नकली हिंदू क्या होता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी को याद करके बताता हूं कि भव्य राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या में ही बनेगा, और पूरा किया ये सपना तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उज्जैन में हमने देखा महालोक, कैसे हमने वहां पे पूरा बदल दिया नजारा। हमने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि हिंदू आतंकवादी नहीं है, हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है और बहुसंख्यक होके भी वो कहता है कि हम पंथ निरपेक्षता को अपनाते हैं, हमारा संविधान कहता है हम सेक्युलर हैं, ये है हिंदू। और ये कहते थे कि हम लोग आतंकवादी हैं, हिंदू आतंकवाद। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपको बताता हूं नकली क्या होता है। नकली ये होता है, बाला साहब ठाकरे जी से बड़ा नेता तो कोई शिवसेना उद्धव में आया नहीं। वो कहते थे हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने। आज मैं पूछना चाहता हूं उस बाप को जो हमारे लिए भी बहुत आदरणीय है, कितना दर्द होता होगा कि उद्धव ठाकरे चुनाव हमारे साथ लड़े, पूर्ण बहुमत आया और यू टर्न मारा, पलटू राम बन के घुस गए घमंडिया में। और घमंडिया में ऐसे गए कि आप इनसे पूछिए वीर सावरकर, जिनके पैरों की धूल नहीं है, राहुल गांधी, वो कहते हैं मैं वीर सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा। उद्धव ठाकरे के मुंह में दही जमी हुई थी
और हमारे सामने कोई कह के दिखाए, हम बोलते हैं वीर सावरकर वो हैं जो हमारा आत्ममान है, बात करना है, उनका अपमान होता है तो मुंह में दही क्यों जम जाती है। ये है नकली हिंदू। नकली हिंदू वो है जो बंद गले के कोट पे जनेऊ पहन के केवल चुनाव हिंदुओं की बात करता है। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, तो ये जो सवाल उठाए इसका उत्तर जरूर ले लीजिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। प्रियंका जी, बाला साहेब ठाकरे की बात हुई तो उन्होंने तो खुद कहा था कि हाँ, उस ढांचे को गिराने में मेरा हाथ पैर सब कुछ था। बिल्कुल, और मैंने ये बकायदा पार्लियामेंट में भी कहा है, और पार्लियामेंट में गर्व से कहा है कि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है और यह हमारा हिंदू धर्म है जिसने इंतजार किया, लीगल प्रक्रिया को फॉलो किया, और लीगल प्रक्रिया फॉलो करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई तो हमने ये जीती है। और मैंने गर्व से ये भी कहूंगी कि 2018 में चुनाव से पहले बकायदा हमने ही भारतीय जनता पार्टी को अलायंस में रहते हुए याद दिलाया कि आपको मंदिर का जो लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मंदिर बनना चाहिए। 2019 से पहले आपको ये संकल्प करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए। हमारी पहली पार्टी थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, ये लोग तो भागे दौड़े फिर रहे थे, कोई वहां पर मंदिर नहीं पहुंचा था। रामलल्ला के दर्शन मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने ही किए थे, और मंदिर को जो चंदा दिया था पहले भव्य मंदिर बनने का, वो हमारी पार्टी ने किया था। ये मुझे इस बात का गर्व है, पर क्योंकि ये मेरी राजनीति का विषय नहीं है, ये मेरे धर्म का विषय है, ये मेरी आस्था का विषय है, ये मेरी पार्टी का विषय है, ये मेरी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ी है इसका विषय है, इसलिए आज मुझे भी उस बात की खुशी होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दुख इस बात का होता है कि जब भव्य राम मंदिर तैयार हो जाता है तो उस पर किसको न्योता दिया जाए, किसको न्योता नहीं दिया जाए, उस पर राजनीति करते हैं। दुख इस बात का है। बात तो सही है। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने हमेशा कहा कि जो सच्चाई होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। प्रतिभा पाटिल जी के साथ कौन खड़ा हुआ था आपके साथ अलायंस में रहकर? हमने गर्व से वोट किया था क्योंकि वो महाराष्ट्र की पुत्री थी। प्रणब मुखर्जी को किसने वोट किया था बीजेपी के अलायंस के खिलाफ जाकर? आज हमारा सामना का कोई भी आप अखबार पकड़ लीजिए, जहां गलत का है गलत कहेंगे, जहां सही है सही कहेंगे। हम चमचे नहीं बनकर रहेंगे या घुटने नहीं टेकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो फिर संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। कहां लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में कि संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है बड़ी स्पष्टता से कही है, और उसका सार क्या है? सार ये है, जो कहते हैं कि भारत की संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, मनमोहन सिंह जी ने कहा। खाओ मां कसम। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देखिए, वो कहते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, उसके बाद वो कहते हैं कि जो आपकी संपत्ति है उसको बांट देंगे। तो जब पहला हक संसाधनों पे मुसलमानों का है, इनकी सोच है, तो आपकी संपत्ति, आपका मंगलसूत्र लेके किसको देंगे? उन्हीं मुसलमानों को देंगे, चाहे वो घुसपैठिए रोहिंग्या क्यों ना हो। और जब आप बात करती हैं, आप इनके मैनिफेस्टो को पढ़िए, कांग्रेस के, ये तो अभी तक मैनिफेस्टो ही रिलीज नहीं कर पाए, बन रहा होगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है बहुसंख्यकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। एक बार मुंह से कह सकते हैं ये मुस्लिमवाद की भारत में कोई जगह नहीं है, नहीं कह पाएंगे। और मंगलसूत्र पे कहता हूं, ये वो लोग हैं, जब मंगलसूत्र टूटा हमारी बहन का बाटला हाउस में, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए, तो सोनिया गांधी रोई थी, लेकिन वो शहादत पे नहीं रोई थी इंस्पेक्टर की, वो रोई थी क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे। मंगलसूत्र की बात इसलिए होगी, संदेश खाली में पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, बहनों का मंगलसूत्र छीन लिया जाता है, लेकिन ये रोते नहीं है। ये जो अपराधी हैं, शाहजहां शेख, 55 दिन तक उनको संरक्षण देते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मोदी जी का मंत्र है संतुष्टिकरण, सशक्तिकरण, और इसीलिए ये मोदी जी के कद के सामने बौने बनते जा रहे हैं। इनसे पूछेगा कितनी सीटें आएंगी, एक बार बता नहीं पाएंगे, हमारे पे उंगली उठाएंगे, तंज कसेंगे। हम तो कहते हैं 400 पार। आप बताइए, इंडिया अलायंस और उद्धव की जो सोनिया सेना है, उसकी कितनी सीटें आएंगी? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। प्रियंका जी, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो क्या ऐसी परिस्थिति में मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी? सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, मंगलसूत्र की बहुत बार बात हो रही है। इनको संदेश खाली की महिलाएं याद आई, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी याद है। पर क्या आप लोगों को यहाँ पे पता है कि आज आरबीआई का ही डेटा बताता है कि सोने पे कितने लोगों ने कर्ज लिया है अपना सोना बैंक्स को देकर? सबसे अगर रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा होगा तो इन्हीं की सरकार ने तोड़ा होगा। मगर क्यों? आज महिलाओं को अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है क्योंकि पढ़ाई हो बच्चों की या हेल्थ के इश्यूज हो, हर तरीके से जो महंगाई अपरंपार बढ़ी है। कहा था महंगाई खत्म करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो महंगाई अपरंपार। हमारा मैनिफेस्टो आए ना आए उसकी चिंता ये ना करें, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल करें हमारी पार्टी के लिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर मेरे राज्य में कहा होता तो इनको वहीं के वहीं खरी सुना देती, पर इनके स्तर पे मैं गिरना नहीं चाहूँगी। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर आई हूँ। मीनाक्षी जी, अगर आपकी अनुमति हो
सोशल जस्टिस और इक्विटी के 2 पेजेस मैं आपको दे रही हूं जो कांग्रेस पार्टी के हैं। उसमें आप मुझे बताइए कहां माइनॉरिटी तुष्टीकरण हो रहा है। ये माइनॉरिटी तुष्टीकरण मोदी जी के दिमाग में है, क्योंकि हम महिलाओं पे हो रहे अन्याय पे हटाएं, हम महंगाई से हटाएं, हम इनके भ्रष्टाचार से हटाएं, क्योंकि इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार नहीं बनी जहां पे उन्होंने प्रजातंत्र के उसूलों को दाव पे डाल दिया हो। ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सबका इस्तेमाल कंपनी से लूट कर भी और पॉलिटिकल पार्टीज के वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर भी इन्होंने मिसयूज किया है। एक गाड़ी बन गई है 4 पहिए की, जिसमें एक ईडी है, एक सीबीआई है, एक आईटी है और अब इलेक्शन कमीशन भी शामिल हो गया है और उसके ड्राइवर है नरेंद्र मोदी जी। गजब बेइज्जती है। पहिया अगर फ्लैट हो जाते हैं ना, हवा निकल जाती है, मोदी जी भी हारेंगे और मोदी जी को भी अपनी ड्राइविंग सीट से हटना पड़ेगा और वही होने जा रहा है, क्योंकि जनता ही ये निर्णय लेने वाली है। आप दोनों के लिए एक दूसरे का वार पलटवार के लिए, लेकिन ये पहले मैं इक्विटी और सोशल जस्टिस ये बात आगे बढ़ा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने से ही तो दिक्कत है। आज हमारे बच्चों को पढ़ लिखा देंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ पाएंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सही ज्ञान में अंतर नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने कहा कि ट्रिपल तलाक अपराध है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे गैर संवैधानिक बताया। ये लोग वापस लाने की बात कर रहे हैं। इनके लिए बहु विवाह और साथ साथ हलाला ये ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इन्होंने बार बार स्तर की बात करी। स्तर की बात कम से कम आपके मुंह से मैडम अच्छे नहीं लगती है। मैं आपको इनका स्तर दिखाता हूं पार्टी का। मैडम का सवाल भी तो पूछ लीजिए, जवाब देना होगा। मैं पूछ लूंगा, पहले ये जरूरी है। इसलिए जो उद्धव ठाकरे संवैधानिक पद पे रह के दूसरे मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहते हैं कि जूते मारेंगे अगर आए यहां पे, जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत कहते हैं विधायकों के लिए वापस महाराष्ट्र में आए तो 40 शव मिलेंगे, जो कंगना रनौत एक महिला के लिए कहते हैं उखाड़ दिया और वो जो है नोटी है, नोटी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। सीए को लेकर स्टैंड पूछ रहे हैं और वीर सावरकर को लेकर भी सवाल था। सबसे पहले तो मीनाक्षी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने पढ़ ही लिया होगा, एटलीस्ट आप तो ओपन माइंडेड, आप पढ़ लेंगी। देखिए ये बात सच है। एक मिनट, मैं आप बीच में मत बोलिए। आप देखिए आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। देखिए गौरव जी गौरव जी उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, आपने इंटरप्ट नहीं किया था, अब आप भी इंटरप्ट ना करें। ये भैया उद्धव का मैं बस आप उनके समय में से मैंने आपको मैनिफेस्टो दिया है। देखिए ऐसा है, समय ना लें। देखिए ऐसा है, मैंने मैनिफेस्टो दिया है, आपने मैनिफेस्टो पढ़ने का काम किया है और आप मुझे बता दीजिए कहाँ माइनॉरिटी कोटा। चलिए माइनॉरिटी कोटा की बात छोड़ते हैं, मैं आपको एक महाराष्ट्र का उदाहरण देती हूँ, शायद आप लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे। मराठा आरक्षण को लेकर वहाँ पे बहुत भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का जो कृत्य किया है वो देवेंद्र फडणवीस उनके गृह मंत्री ने किया। उन पे लाठीचार्ज हुआ, बच्चों पे भी लाठीचार्ज किया, क्योंकि वो बाहर आकर अपने अधिकार की लड़ाई मांग रहे थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जो सैम पित्रोदा ने कहा है आज, आप सभी ने सुना होगा, वो एक कर लाना चाहते हैं जिसमें कि विरासत में जितने भी आपके पास पैसे हैं उसका 55% अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। तो मेरी मेहनत की कमाई मैंने पूरी जिंदगी कमाई और उसे 55% क्यों दे दिया जाएगा? मैडम जवाब दे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। सबसे पहले वो एक अमेरिकन सिटीजन है, उन्होंने अपनी जो भी व्यक्त किया है व्यक्त किया होगा, डज नॉट मीन वो हमारी पॉलिसी में लागू हो या हमारी सरकार में लागू हो। एक व्यक्ति कहीं बैठकर कुछ बोल दे तो ऐसे तो कितने सारे व्यक्ति होंगे, सबके पास कुछ ओपिनियन होंगे, पर वो एक अमेरिकन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है। चुनाव चल रहे हैं, सबके पास बहुत सारी ओपिनियन होती है, हर देशवासी के पास है, हर विदेशी के पास है हमारे देश के चुनावों के बारे में। मैं उसको जवाब नहीं देना चाहूंगी क्योंकि ऐसा कुछ लागू नहीं होने वाला है, ना कोई पाठ है। सही पकड़े हैं। मेरा प्रश्न जो है गौरव भाटिया जी से है। गौरव भाटिया जी, अभी आपने इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बातें रखी हैं, क्या आपको पता है दूध का रेट क्या है? दूध और ब्रेड का रेट पता है आपको? क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? जब 2019 में जब आप आए थे, दूध का दाम तब क्या था? सर हमें आप आंकड़ों में क्यों उलझाना चाहते हो? बेसिक चीजें जो है ना उसको आपने लगभग 40-50% तक आपने बढ़ गया इस टाइम पे। एक नॉर्मल जो हम लोग घड़ी का सेल लगाते थे ना सर 2 साल पहले 80 रुपए का लगाया था, तो आपने इतना बढ़ा दिया। तो सर भाई पूछेंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। ठीक है, मैं इसे आसान कर देती हूं। एक मिनट माइक ले लीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। इनका सवाल यह है कि वो जो महंगाई कम करने की बात हुई थी, महंगाई चरम पर है, वो कैसे कम होगी? देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपको महंगाई के आंकड़े दे दिए हैं। जहां डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था, चेक कर लीजिएगा, 4.5% रहा। झूठ बोल रहा है। ये उद्धव सेना का ही गुण है, ना इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, जिसने कहा एकनाथ शिंदे ही जो है असली वारिस हैं शिवसेना के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे इनको विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है, जनता मूर्ख है इनके लिए। तो अभी पता चल जाएगा 4 जून को, जब आपका सूपड़ा साफ हो जाएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गलत फहमी फैलाई जा रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या ना, एक सेकंड मैडम, सुप्रीम, हाँ महंगाई पे भी हम आएंगे, पर एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा जो एकनाथ शिंदे हैं इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर हैं और उसको आप नकार नहीं सकते। आप तो लॉयर हैं, आपको पूरा केस पढ़ लेना चाहिए था।
आपको जवाब देना था, आपने वो सैम पिट्रोडा के बारे में कहा था। अमित मालविया जी को तो आप लोग जानते होंगे कौन है, इनके रोज सवेरे एक नया झूठ फैलाने वाले इनके आईटी सेल के हेड हैं। उन्होंने जयंत सिन्हा जी का एक ट्वीट शेयर किया था, एक आर्टिकल शेयर किया था जो इनहेरिटेंस टैक्स पर ही था। जब जयंत सिन्हा जी जो इन्हीं के मंत्री रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था इनहेरिटेंस टैक्स इज अ वेरी गुड आइडिया। उन्होंने फर्स्ट पोस्ट के लिए आर्टिकल लिखा था 2018 में, और अमित मालविया जी उसको कोट ट्वीट कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एक इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए। तो अब आप देखिए, जो सहमत थे वो अब अपनी राजनीति के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। थोड़ा तो हास्यास्पद है, थोड़ी अपनी हिपोक्रेसी को संभालिए, थोड़े अपने दांत दिखाने वाले और खाने वाले में अंतर दिखाइए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब आज इंडिया अलायंस क्यों जीत कर आएगा? क्योंकि इंडिया अलायंस ने बाकायदा बार बार हर प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज रखी है, मन की बात नहीं कही है, जन की बात कही है। उन्होंने महंगाई के बारे में बात की है, उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बात की है, उन्होंने पर कैपिटा इनकम के बारे में बात की है। 2014 में 2024 बुलेट ट्रेन लाने वाले, 2014 में 2024 तक किसानों को आमदनी दुगनी देने वाले, 2014 से लेकर 2024 तक 20 करोड़ रोजगार देने वाले। आज आप लोगों ने कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया होगा, जो आप 2045 के सपने देश को दिखा रहे हैं और उनको बहका रहे हैं? हम वो काम करेंगे, हमने काम किया है।